नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। नया साल बीजेपी के लिए कुछ खास अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उस पर हर तरह से दबाव बन रहा है। और ऐसे में बीजेपी के यानी एनडीए के एक अहम साथी नीतीश कुमार, जो कि जिनकी बदौलत केंद्र में मोदी की सरकार इस समय बनी हुई है, उन नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को टेंशन मिल रही है, बीजेपी पर दबाव बन रहा है। और मामला है बिहार का, जहां पर बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो हंगामा मचा है, वो हंगामा किसी सूरत में खत्म होता नहीं दिख रहा, बल्कि आज बिहार बंद का ऐलान किया पप्पू यादव ने। और उधर प्रशांत किशोर बैठ गए हैं आमरण अनशन पर। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो मशाल जुलूस निकालेगी। और ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि किस तरह से बिहार की सरकार जो है वो खतरे में है, और नीतीश कुमार जो है उनका चुप रहना बीजेपी के लिए खतरा और बढ़ा रहा है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा हंगामा होता है, छात्र आंदोलन खड़ा होता है, तो मुख्यमंत्री सामने आते हैं, बयान देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे, वो अजीब सी चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। और इस बीच जब ये खबरें आ रही हैं कि लालू जी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उन्होंने कहा है कि उनका स्वागत है और हम उनकी गलतियों को माफ कर देंगे, उधर तमाम कयास लग रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि जो गांधीवादी हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, यानी गोडसे के लोगों को वो छोड़ सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे तो खुल ही गए हैं, लेकिन एनडीए में इस समय क्या हो रहा है, ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर कुछ करते, वो सरकार चला रहे हैं और बिहार उन्हीं के जिम्मे है, यानी बीजेपी पर भी जो नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, बीजेपी को भी उससे राहत मिल सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे, बल्कि वो चुप धारण करके बैठे हैं। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बिहार में इस समय तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज रेल को रोका गया, सड़कों पर चक्का जाम हुआ। और ऐसा नहीं कि केवल पटना में, बल्कि बिहार के तमाम शहरों में ऐसा ही हंगामा चल रहा है। नया साल शुरू होते ही ये ऐलान तो पहले ही कर दिया था पप्पू यादव ने कि हम 3 जनवरी को रेल भी रोकेंगे और सड़कें भी वहां पर चक्का जाम करेंगे, लेकिन बिहार सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो एक सेंटर पर ही रद्द हुई, उसको कल दोबारा आयोजित किया जा रहा है। लगभग 12,000 छात्र इस परीक्षा में फिर से बैठ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने ये कह दिया है कि कल परीक्षा कराने से क्या होता है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और हम वहां तक जाएंगे। तो बिहार में जो ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, बीपीएससी में जो परीक्षा लीक, पेपर लीक का जो मामला शुरू हुआ है, वो अभी इतने आसानी से खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, तो क्या एनडीए सरकार खुद को बचा पाएगी, किस तरह से बीजेपी बिहार की सत्ता को अपना संभाल कर रख पाएगी। और इस बीच अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, ये तमाम सवाल इस समय सुर्खियों में है, सत्ता के गलियारों में तैर रहे हैं। और नया साल जो है वो बिहार में बवाल का, नया साल का आगाज ये कहना चाहिए कि बिहार में बवाल से हुआ। और इसके लिए और कोई नहीं, बल्कि खुद बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी जो एक अकड़ है, सत्ता सुनना नहीं चाहती, उसे ये लगता है कि उसने जो फैसला कर लिया बस कर लिया, उसके बाद वो किसी की नहीं सुनती। और छात्र जिस बात को लेकर आंदोलनरत हैं, उन्होंने लाठियां खाई, अपने ऊपर पानी की बौछारें झेली, इस कड़कती ठंड में वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के आड़ में क्या बीजेपी को फिर से धक्का देने की तैयारी में है, ये कयास भी अब लग रहे हैं। तो इन्हीं तमाम कयासों पर और सवालों पर और बिहार में बढ़ते तनाव पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जैसा कि अनुमान था कि पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया था कि हम 3 जनवरी को फिर से हम बिहार बंद करेंगे और सड़कों पर चक्का जाम करेंगे, रेल भी रोकेंगे अगर आपने परीक्षाएं रद्द नहीं की तो। और छात्र इस बात को लेकर 13 तारीख, जब से प्रारंभिक परीक्षा हुई बीपीएससी की, तब से वो ये मांग कर रहे हैं कि एक केंद्र क्यों, आप सभी 912 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करिए। क्योंकि एक केंद्र की परीक्षा रद्द करने का मतलब वहां पर नए सिरे से पेपर जो दिए जाएंगे और उसमें जो नंबर आएंगे और जो बाकी जो छात्र दे चुके हैं, तो कहीं ना इंसाफी जो है हो रही है, दिख रही है। उसके बाद
सरकार की अकड़ ऐसी कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, जितने दिन में तो वो परीक्षा आयोजित करा सकती थी, उससे ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा खर्च, उससे ज्यादा संसाधन उसने इस छात्र आंदोलन को रोकने में लगा दिए। लेकिन छात्र आंदोलन फिर भी रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अब वो अलग अलग तरीकों से बढ़ रहा है और इसमें राजनीति करने वालों को भी भरपूर मौका मिल रहा है। और हो सकता है इस राजनीति से छात्रों का भला होता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें बीजेपी का क्या भला हो रहा है या बीजेपी किस तरह से फंस रही है, ये समझना कठिन है। क्यों आखिर बीजेपी इतनी हठधर्मिता दिखाती है? और ऐसा नहीं कि केवल बिहार में, इससे पहले हमने इलाहाबाद में भी इसी तरह का माजरा देखा था, अभी एमपी में भी इसी तरह का दृश्य देखने मिला और वहां भी हम ऐसे देख रहे हैं। एक तो छात्रों का जो आंदोलन है वो तो है ही, दूसरी तरफ जो यूनियन कार्बाइड का कचरा जब वहां इंदौर के पास शिफ्ट किया जा रहा है, उसको भी लेकर अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वह पुलिस के हाथ में लाठियां हैं। आखिर बीजेपी को लाठी से इतना प्रेम क्यों है, अमलेंदु जी? अमिता जी, असल में बीजेपी को लाठी से इतना प्रेम इसलिए है चूंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी आस्था जो है वो लोकतंत्र में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए बुनियादी जो पड़ी वो लोकतंत्र के विरोध में पड़ी, एक तरीके से देखा जाए तो, इसलिए उनकी कोई आस्था लोकतंत्र में नहीं है, इसीलिए इनको लाठियों से प्यार है। वैसे भी शाखा में जाकर लाठियाँ चलाना सीखते हैं सब, इनको लाठियाँ चलाना ही सिखाया जाता है, तो हर जगह ये लाठी मार की बात करते हैं, जहाँ प्यार से बात हो सकती है वहाँ भी लाठी मार के बात करते हैं। तो ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है लाठियों को लेकर के बार बार सामने आ जाता है। बिहार के मामले में तो समिता जी ये हो रहा है कि जो बीपीएससी पे जो दबाव बन रहा है और सरकार पर जो दबाव बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये बार बार मांग उठ रही है कि जैसा आपने कहा कि भाई एक ही परीक्षा केंद्र पे क्यों, सभी 912 परीक्षा केंद्र पर आप उसको इस परीक्षा को स्थगित कीजिए। इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। भाई जब एक परीक्षा केंद्र पर पेपर आउट हुआ है तो बाकी सब पर भी उसका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह हुआ बाकी जगह नहीं हुआ होगा। पेपर आउट करने के पीछे अगर कोई माफिया है, और देखिए समिता जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकारों में है या सरकारों में शामिल है वहाँ से पेपर आउट की खबरें लगातार आती रहती हैं, पर्चे आउट होते रहते हैं। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, इसी बिहार में इससे पहले जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे तब तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे दी गई और एक पर्चा भी आउट नहीं हुआ, कहीं कोई एक लाठी नहीं चली, कोई एक आंदोलन नहीं हुआ कि साहब का कोई गड़बड़ी हुई, ना कोई आरोप लगा किसी तरीके का। परीक्षाएं भी हुई, भर्तियां भी हुई और ईमानदारी के साथ सबको नौकरियां भी मिल गई। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जैसी भारतीय जनता पार्टी आई वैसे ही क्यों बिहार में बवाल शुरू हो गया, ये सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी ये देख रहे हैं कि ये बवाल जितना बढ़ेगा नीतीश कुमार को भी ये मौका मिलेगा कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी इन परीक्षाओं में धांधलियां कर रही थी और इन धांधलियों की वजह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा। तो नीतीश कुमार के लिए ये एक और अवसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी खुद उपलब्ध करा रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ें। तो कई सारे जो कारण होंगे जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, उसमें एक कारण ये भी होगा कि छात्रों पर लाठियाँ चलवाई जा रही थी, छात्र वाजिब मांग कर रहे थे, बीपीएससी में बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है, हमारा आदमी नहीं है, और बीजेपी जो है सब यही गड़बड़ करती है और जहाँ भी ये सरकार में रहती है वहाँ ये सब गड़बड़ करते हैं। देखिए हम तो पहले भी थे तो हमने पहले कराई थी, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दे दी थी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, बीजेपी के साथ आती है गड़बड़ियां हुई। ये तर्क जो है वो दिया जाएगा और इसकी तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, चूंकि जो सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री, उनका जो बयान आया वो भी एक तरीके से बीजेपी को फंसाने वाला ही है। उनका कहना था कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है, वो खुद फैसला लेगी। सरकार किस लिए, अगर बीपीएससी सब फैसला ले लेगी और बीपीएससी में अगर गड़बड़ियां हो रही हैं और पुनर्परीक्षा की मांग की जा रही है तो बीपीएससी कैसे फैसला ले लेगी? यानी जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गड़बड़ी की है परीक्षा में वही फैसला ले लेगी और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहेंगे कि वही परीक्षा लेने के लिए सक्षम है। तो सरकार क्या कर रही है? तो यानी इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई जो कहा जाए इसके पीछे कोई माफिया जो है जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से होगा, शायद वो इस तरीके से इसमें शामिल है। तभी सम्राट चौधरी एक तरीके से उसको बचाने के लिए कह रहे हैं कि बीपीएससी खुद उस पर ले लेगी। सरकार क्यों नहीं इस पर निर्णय ले रही है, सवाल ये उठ रहे हैं। इसका मतलब सरकार के ऊपर दबाव है और सरकार के ऊपर दबाव भारतीय जनता पार्टी का है, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव भारतीय जनता पार्टी का है कि नीतीश कुमार इस पर कोई फैसला नहीं लें, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ शायद कोई नकल माफिया या परीक्षा माफिया हो सकता है। इस तरीके की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं समिता जी। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं तो वो
जानते हैं कि छात्रों की शक्ति क्या होती है और इस युवा शक्ति के भरोसे कैसे सत्ता पलटती है, ये भी हमारे देश ने इस चीज को भी अनुभव किया है। उसके बावजूद मोदी जो है वो एक अकड़ में है और उनको आज भी वो दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रमों का वो उनका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, सावरकर के नाम पर कॉलेज डीयू में बन रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। उधर सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन जिस शिक्षा के लिए पूरा जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, उसके पहले आजादी के नायकों ने भी शिक्षा को एक अहम वो माना था कि देश को आगे बढ़ने के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन इस सरकार का यानी बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और जो बचा खुचा माहौल है उसको भी ये खत्म करना चाहती है और छात्रों के लिए आगे बढ़ने के सारे अवसर रोक रही है बीजेपी, ये साफ नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने आज के इस आंदोलन को लेकर और इस बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, उसको सुन लेते हैं, क्योंकि आज का बिहार में ये जो पूरा जो एजिटेशन जो आंदोलन चल रहा है इसमें एक मुख्य किरदार पप्पू यादव ही हैं। निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उन्होंने आज बता दिया कि राजनीति चाहे तो किस तरह से दिशा मोड़ सकती है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, सुन लेते हैं। छात्र लोगों को के सपोर्ट में बिहार और देश भर की गहरी चिंता है कि पेपर लीक आउट कब तक होगा, कब तक बच्चों के भविष्य, बच्चों के आने वाली जो जिंदगी है नर्क होगी। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। तो कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की, एग्जाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है भैया, कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है। अमरिंदर जी, यहाँ पर पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि केवल बिहार नहीं, वो पूरे देश में जो मामला चल रहा है उस पर वो उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और थोड़ा पोएटिक वो शायराना अंदाज में भी बोले कि मरते मरते लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है। तो खैर, हम मरले मारने की तो किसी से हम वो नहीं करते कि ऐसा ना हो और शांतिपूर्वक सब हो जाए। और जो हमने शुरू में भी कहा कि हो सकता था सरकार जो है वो सारी परीक्षाएं फिर मतलब जितना ये अभी सभी 912 केंद्रों पर फिर से परीक्षा आयोजित करा देती अगर छात्रों की मांग थी। आखिर सरकार को क्या डर है? और इस पर ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में ये चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मामला हुआ, वहां भी इसी तरह का आंदोलन और उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज और ये सब हुआ। राहुल गांधी ने इन सब को लेकर एक ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखते हैं राहुल गांधी, उस ट्वीट को देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने संसद में जो बात बोली थी वही बात उन्होंने अपने ट्वीट में भी कही है। राहुल लिखते हैं कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया। वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। ये एकदम ऐलानिया राहुल गांधी का ट्वीट कि हम भाजपा को युवाओं की आवाज दबाने नहीं देंगे। और एकलव्य का भी उन्होंने जिक्र किया। अमलेंदु जी, जब
इसी एकलव्य की कहानी उन्होंने संसद में सुनाई थी, तो बहुत हंगामा मचाया था बीजेपी के लोगों ने, और राहुल गांधी को क्या पता है और क्या नहीं पता है, इन सब पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन जो बात राहुल गांधी ने वहां कही और आज जो हम हाल देख रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसा ही हाल नहीं है? क्योंकि वाकई जैसा एकलव्य को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गुरु द्रोणाचार्य मतलब बहुत बड़े गुरु वो मानते थे, लेकिन क्या उन्होंने किया वो अन्याय जो है वो इतिहास में दर्ज है या पौराणिक कथाओं में दर्ज है, लेकिन इतिहास भी उसी बात का गवाह रहा है और आज हम अपने वर्तमान को भी उसी तरह से देख रहे हैं। क्या मोदी पर एक ये नाइंसाफी का ठप्पा हमेशा के लिए लगने जा रहा है कि जिन छात्रों को एक अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था या उम्मीदें दिखाई थी, जिन छात्रों के भरोसे उन्होंने पूरा 10 बार उन्होंने 10 साल निकाल दिए प्रधानमंत्री रहकर, अब जो है वो उन्हीं को हटाने में लगे हैं, उनको कमजोर करने में और कुचलने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से जैसा कि राहुल गांधी ने बाकायदा सदन में कहा कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही। भारतीय जनता पार्टी इसकी कोई काट जो है वो नहीं दे सकी और ये नहीं कह पाई कि ये बात गलत है। तो यानी 7 साल में अगर 70 पेपर लीक हुए तो ये समिता जी कोई ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ऐसे पेपर लीक बढ़ गए हैं। ये पेपर लीक जो राष्ट्रपति को जिक्र करना पड़ा पेपर लीक का अपने अभिभाषण में, सबसे पहला जो उनका अभिभाषण हुआ सरकार बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जो हुआ, तो उसमें राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करना पड़ा पेपर लीक का। एक तरीके से मतलब बचते बचाते किया, लेकिन उन्होंने जिक्र किया उसका। तो ये समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से एक बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश भर में यह बन गया है। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायदा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार तो कहीं किसी को मिले नहीं। कुल मिला के 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले 10 सालों में, 11 साल होने पूरे आ रहे हैं, साल भर की 2 करोड़ की बात ही छोड़ दी। लेकिन पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरियां ख़त्म की गई, और जो सरकारी नौकरियां हो सकती थी उनमें आरक्षण देना पड़ता, तो आरक्षण ना हो तो वहाँ जो है वो ठेके पे भर्तियाँ शुरू कर दी गई। यानी हर तरीके से छात्रों युवाओं के साथ में अत्याचार किया गया, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत और पॉलिसी बनाकर समिता जी ये किया गया है। पेपर लीक आसानी से ऐसे नहीं हो जाते हैं कि साहब कोई देश भर में गंदा अचानक से कोई नकल माफिया पैदा हो गया और वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया। जब तक कि सरकार से उसकी कोई मिलीभगत नहीं हो, सरकार का उसके ऊपर कोई बड़ा हस्त नहीं है, तब तक इस तरीके से पूरे देश भर के अंदर नकल माफिया पैदा नहीं हो सकता कि वो देश भर में परीक्षाओं की इस तरीके से पेपर लीक होते रहें। और देखने में ये आता है कि जहाँ जहाँ इस तरह के पेपर लीक आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं गुजरात की कोई ना कोई कंपनी उसमें जुड़ी होती है। यानी ये पूरी एक पॉलिसी बनाकर और एक रणनीति के तहत जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें जो ये इसको करवाती हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और जो सारे एक तरह से कहा जाए कि जो डॉट्स मिलाए जाते हैं, उन डॉट्स मिलाने से भी ये बातें साबित हो रही हैं। तो ये इसलिए भी है कि पेपर लीक हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, परीक्षा स्थगित हो जाएगी, परीक्षा स्थगित हो जाएगी तो फिर नए सिरे से परीक्षा होगी, तब तक 5 साल निकल जाएंगे और फिर तमाम लोग जो हैं वो उनकी आयु सीमा निकल चुकी होगी। तो ये एक जो खेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत इस तरीके से किया जाता है। और इसीलिए बिहार में जो है इसको लेकर बवाल हो रहा है। चूँकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाई जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार थे तब तो कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल भी गई। जाहिर सी बात है कि 5 लाख लोगों को अगर नौकरियां मिली हैं समिता जी, तो 1 करोड़ के आसपास तो लोग बैठे ही होंगे उन परीक्षाओं में। और सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, बाहर से दूसरे राज्यों से भी आकर लोगों ने वहाँ जाकर नौकरियां ज्वाइन की हैं। उत्तर प्रदेश के ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी लड़की का वहाँ सिलेक्शन हुआ और उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि मेरी लड़की का हो गया है वहाँ सिलेक्शन। तो आज राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बधाई दी कि बिहार में आप देखिए किस तरीके से सुशासन काम कर रहा है और आपकी लड़की का यहाँ बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी पैसा खर्च किए हुए आपकी लड़की का यहाँ सिलेक्शन हो गया। ये चीज़ें सामने आई। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी स्वीकार करना पड़ा कि तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी और बिना किसी घपले के आरोप के और बिना किसी घपले के ये नौकरियां दे दी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आते ही क्यों बिहार में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, ये चीज़ें हैं। तो नीतीश कुमार कल को जब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ेंगे तो ये बात कहते हुए नीतीश कुमार सुने जाएंगे कि छात्रों के साथ जो था वो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही थी और यहाँ भी पेपर माफिया जो था वो उन्होंने पेपर लीक माफिया यहाँ उन्होंने पैदा कर दिया था। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ये कहते हुए सुने जाएंगे समिता जी। जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार सभी मौके की तलाश में है अभी और उनको बीजेपी मौके पे मौके दे रही है। अंबेडकर जी का अपमान, बापू का अपमान और उसके बाद छात्रों से अन्याय,
जाहिर है इस समय छात्रों से अन्याय के लिए जवाब तो नीतीश कुमार से ही मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार में मुखिया वही हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसके दबाव में है, ये सवाल भी अब उठने लगा है। और अगर नीतीश कुमार को अपनी राजनीति और अपना भविष्य जो है बचाना है, तो वो बीजेपी पर पलटवार कर सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि बीजेपी के रहते ये सारी बेईमानी हो रही है और इसीलिए मैं बीजेपी मतलब एनडीए छोड़ रहा हूं और अब मैं वापस इंडिया गठबंधन में जा रहा हूं। ये ऐसा अगर नीतीश कुमार कहते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वैसे भी जेडीयू ने अभी अपना एक नया पोस्टर निकाल दिया है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश, ये एक नया पोस्टर जेडीयू का आया है, क्योंकि लगातार वो पोस्टर दे रही है। और क्योंकि जब से अमित शाह ने ये बोल दिया है कि बीजेपी का संसदीय दल तय करेगा कि कौन सीएम चेहरा होगा, उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर कयास लग रहे हैं कि वो अब क्या कदम उठाएंगे, क्या वो बीजेपी के फैसले के दबाव में आएंगे। बहरहाल ये तो बात की बात है, लेकिन इस समय जो बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर पूरे बिहार में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। और पप्पू यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर आज सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, हालांकि सरकार ये कह रही है कि कल जो परीक्षा निर्धारित है वो वैसी ही होगी, लेकिन पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी तो दी ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कल भी इस आंदोलन को जारी रखूंगा, यानी शनिवार का दिन भी जो है वो बिहार में हम आंदोलन कर्ताओं को हम सड़कों पर देख सकते हैं। ये ऐसा अभी से अनुमान लग रहा है। और अब इसमें बाकी दलों के लोग भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा, पवन खेड़ा कांग्रेस नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और इसके साथ साथ खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी गायक हैं और वहां के बड़े कलाकार और देश भर में उनका नाम, उनका काफी बड़ा, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने भी इस मामले पर अगर ट्वीट किया है तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है और बिहार में तनाव भी बढ़ रहा है। क्या कुछ लिखा है पवन खेड़ा ने, देख लेते हैं। पवन खेड़ा लिखते हैं कि बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक छात्रों के साथ अन्याय और हक तलफी के रोज नए पन्ने खुल रहे हैं। छात्र मर्माहत हैं और इस भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गजब की बेशर्मी है कि छात्रों को न्याय देने के बजाय उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो सरकार अपने आने वाली पीढ़ियों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकती, उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। छात्र हितों की अनदेखी करने से बड़ा अन्याय भला क्या हो सकता है। जितना धन बिहार में छात्र आंदोलन को रोकने में खर्च किया जा रहा है, उतने में तो दोबारा परीक्षा कराई जा सकती थी। पवन खेड़ा ने भी वही अपनी राय दी है कि जितना धन यहाँ पर छात्र आंदोलन को रोकने में खर्च किया गया, और उसके बाद वो ये भी लिख रहे हैं कि जिनको अगर वो पीढ़ियों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकते हैं नई पीढ़ी के, तो उसको उस सरकार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जाहिर है इनका निशाना बीजेपी सरकार पर, मध्य प्रदेश की भी और बिहार की भी। और आप ध्यान दीजिए अमरेंद्र जी, राहुल गांधी ने भी जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बीजेपी का ही नाम लिया, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। यही चीज हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के ट्वीट्स में भी देखी थी। सब में एक बात कॉमन है, नीतीश कुमार पर कोई निशाना नहीं साधा जा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री वो हैं, जवाब उन्हीं से मांगा जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं। इसका मतलब सब ये जानते हैं कि पीछे से बीजेपी का ही इसमें हाथ नजर आ रहा है। पवन खेड़ा का जो ट्वीट है अमरेंद्र जी, उस पर क्या कहेंगे कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप नई पीढ़ी के हित का संरक्षण नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात ये कि आप में इतना अहंकार क्यों है कि आप पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि आपको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जितना धन लगा दिया, और मेरा ख्याल है धन ही नहीं पूरा संसाधन, मतलब वो पुलिस जो अभी इस समय बिहार में कानून व्यवस्था पर उसको ध्यान देना चाहिए था, वो लगी हुई है छात्रों का आंदोलन को चलने में। क्या कहेंगे हमने? समिता जी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है जी। कुलपति जो है उनकी लिस्ट जारी होनी चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो आरएसएस का कब्जा जो शिक्षा व्यवस्था पे राहुल गांधी ने कहा था, इसके परीक्षा पेपर लीक के पीछे भी समिता जी वही मुख्य कारण समझ में आते हैं कि पेपर लीक कराकर इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में घुसेड़ना चाहती है। और इस तरीके के षड्यंत्र किए जाते हैं कि इस तरीके से पेपर लीक कराकर उनको घुसेड़ दिया जाए और बाकी लोगों के साथ अन्याय हो सके। ये इसके पीछे कारण समझ में आता है। और पवन खेड़ा जो इशारा दे रहे हैं अपने ट्वीट में, पवन खेड़ा का भी इशारा मुझे जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना खर्चा आपने इसको कर दिया पुलिस व्यवस्था पर, उसमें उससे कम में तो परीक्षा दोबारा कराई जा सकती थी। लेकिन जब ये मकसद है ही नहीं कि परीक्षा कराई जाए और फेयर तरीके से वहाँ भर्तियाँ हों,
हों, जब मकसद ये है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की भर्तियां हों और उनको जो है नौकरियों में घुसेड़ा जाए, तो फिर क्यों जो है फिर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, मतलब जो बीजेपी जो सरकार है। और आपने बिल्कुल सही ध्यान दिया, चाहे प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था बिहार के मसले को लेकर, और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, और चाहे अब राहुल गांधी ने किया है, किसी ने भी नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाया है, और सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ही उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने भी एक बार तो कहा कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर जो है छात्रों पर लाठी चलाई गई, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने भी एक शब्द नहीं कहा है। तो यानी बहुत कुछ बिहार में हो चुका है, और ये बीपीएससी की परीक्षा जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी के कील में एक आखिरी, मतलब ताबूत में आखिरी कील जो है वो साबित होने जा रही है। ये मामला जितना बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एक तरह से कहा जाए नीतीश कुमार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का दबाव बढ़ता जाएगा, सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा, और नीतीश कुमार को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध विच्छेद कर सकें और उसकी घोषणा कर सकें। सभी बिल्कुल। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अहंकारी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने उनके साथ इतना करीब से काम किया है, उनको सत्ता पे बैठाया है, तो पता नहीं नीतीश कुमार का ये गुण या ये दोष उनको पहले क्यों नहीं नजर आया। और क्या अब प्रशांत किशोर इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर बैठाने में मदद की जो अहंकारी है? मतलब अगर आज आपको उनका दोष दिख रहा है तो आप अपनी गलती भी मानने की हिम्मत दिखाइए सार्वजनिक तौर पर। ये हिम्मत तो शायद प्रशांत किशोर नहीं दिखा पाएंगे। आज वो फिर से बैठ गए हैं और गांधी मैदान में उधर वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा और उनके ऊपर आपने लाठीचार्ज क्यों करवाई, और अब हम इसलिए आमरण अनशन कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव की निगाह में पहले पप्पू यादव ने उनको फ्रॉड बोला था, अब वो उनको नटवर लाल बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो बहुरूपियां हैं और धन पशु हैं, जहां पैसा दिखेगा वहां पर जाकर वो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो पप्पू यादव बिल्कुल प्रशांत किशोर की पोल खोलने में लगे हैं। और इधर जो आपने जिक्र किया अमलेंदु जी कि आरएसएस का सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर जो कब्जा हो गया है, ये बात तो जाहिर सी दिख रही है। हम देखते हैं कि जितने कुलपति ये सब जो हैं वो किस तरह के उनके बयान आते हैं, कैसे शिक्षकों को जाति के आधार पर अब तवज्जो दी जाती है, देखा जाता है कि किसकी क्या जाति है, उस आधार पर उसको वैसा काम, ये सारी चीजें देख रहे हैं हम। और इस बीच जो आरएसएस की जो उसका जो दबाव है या उसकी जो सोच है उसको और फैलाने के लिए मोदी सरकार ने आज एक फैसला और ले लिया। अब वो दिल्ली में डीयू जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसका एक कॉलेज का नाम वीर सावरकर और उनके नाम पर एक कॉलेज खोलने की शुरुआत मोदी ने आज की है। लेकिन इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई और प्रमोद तिवारी जो है कांग्रेस सांसद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, उसको सुनते हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बीजेपी न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में किस किस्म का खेल खेल रही है। क्या कुछ कहा है प्रमोद तिवारी ने, सुन लीजिए। सावरकर जी का दिल्ली के आसपास, दिल्ली या इधर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही कि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखें? चुनाव सामने है, चलो पोलराइज ही कर लेते हैं। मेरा ये कहना है अगर यहां रखना था, दिल्ली का कॉलेज था, तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा? यूजीसी के भी रहे हैं, वो शिक्षा में भी बहुत काम किया है। बिल्कुल उपयुक्त होता कि उनके लिए हम ये, पर भारतीय जनता पार्टी से न स्वतंत्रता संग्राम से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है। उन्हें तो कैसे वातावरण में जहर घोलो इससे मतलब है। बीजेपी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वातावरण में जहर कैसे घोलो इससे मतलब है। बिल्कुल ही टू द पॉइंट उन्होंने, प्रमोद तिवारी ने यहाँ पर जो बात कही और बीजेपी की पोल इसमें खुल गई, उसकी सारी रणनीति जो है उसका खुलासा यहाँ पर हो गया है। वरुण चौधरी जो है एनएसयूआई के जो नए अध्यक्ष अभी बने हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने भी ये लिखा है कि मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने मांग की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में शिक्षा संस्थान खोला जाना चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज और एक
केंद्रीय विश्वविद्यालय भी उनके नाम से खोला जाना चाहिए। ये एक चिट्ठी भी आज कांग्रेस एनएसयूआई की तरफ से पहुंच गई है मोदी को। लेकिन अब मोदी इस पर कोई फैसला लेंगे या इस पर भी कि जैसा डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाने को लेकर अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, लाल फीताशाही चल रही है, वैसा ही हाल यहाँ भी होगा, हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिहार की, क्योंकि चूंकि शिक्षा की बात निकली इसलिए दिल्ली का जिक्र भी हमने किया। लेकिन बिहार में ये सब जो चल रहा है इसको लेकर खेसारी लाल यादव जो बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो छोटा सा ट्वीट है लेकिन बड़ी बात है। क्या कहते हैं खेसारी लाल यादव, देख लेते हैं। खेसारी लाल यादव लिखते हैं कि कुर्सी के लिए हर एक नेता दूसरे के पास जा रहा है, अफसोस बिहार का भविष्य पीटा जा रहा है। एक लाइन का ये ट्वीट, और इसमें उन्होंने बीपीएससी प्रोटेस्ट और बीपीएससी जस्टिस हैशटैग इसको भी उन्होंने किया है। और ये जो लिख रहे हैं कि कुर्सी के लिए हर नेता एक दूसरे के पास जा रहा है, क्या यहाँ पर खेसारी लाल यादव ने भी ये भांप लिया है? क्या उनका भी इशारा इसी तरफ है कि नीतीश कुमार पाला बदलने में लगे हैं? क्या लगता है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, ये तो जिस व्यक्ति को जरा सी भी राजनीतिक समझ है वो समझ रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने में लगे हैं। ये किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। और कल जिस समय शपथ ग्रहण समारोह हुआ आरिफ मोहम्मद खां का, और उसके बाद जब पत्रकारों से सवाल पूछे गए तो उस समय सीधे सीधे जो था वो नीतीश कुमार ने तो नमस्ते कर लिया, हाथ जोड़ लिया इस सवाल पर। लेकिन जो उनके साथ जो दो उप मुख्यमंत्री थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उनके चेहरे साफ तौर से बता रहे थे, उनकी भावभंगिमा बता रही थी कि उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले हैं। तो यानी मालूम है भारतीय जनता पार्टी को भी है। और नीतीश कुमार की मुलाकात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हुई, इसने आग में घी डालने का काम किया है नीतीश कुमार के, मतलब अंदर जो ज्वाला भड़क रही है उसको। तो नीतीश कुमार अब अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि इससे बढ़िया समय दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और नरेंद्र मोदी अब एक भी सांसद तोड़ने की स्थिति में नहीं है। पहले खतरा हो सकता था, लेकिन अब वो खतरे उस तरीके के जो है वो नहीं है। और दूसरा चिढ़ाने का काम जो नीतीश कुमार को किया नरेंद्र मोदी ने, वो ये किया कि जो उनके नज़दीकी अफसर थे संजीव हंस, उनके यहाँ जिस तरीके से ईडी के छापे पड़े, और चिराग पासवान के जो नज़दीकी थे हुलास पांडे, उनके घर जो ईडी के छापे पड़े, इससे चिराग पासवान और नीतीश कुमार भी दोनों पास में आ गए हैं। तो बहुत बड़ा खेल जो है वहाँ होने जा रहा है बिहार में। उससे देश की राजनीति जो है वो भी प्रभावित होगी। तो जो खेसारी लाल यादव कह रहे हैं जो एक लाइन के ट्वीट में समिता जी, वो साफ तौर पे यही इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए तैयार हैं और लालू प्रसाद यादव ने दरवाज़ा खोल दिया है, ये है। लेकिन बिहार का भविष्य पीटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पर्दे के पीछे से ये सब खेल कर रही है, शायद उनका इशारा इस तरफ है। अब उनका इशारा जो भी हो, लेकिन पूरा देश जो है समिता जी, खासतौर से बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिहार के नौजवानों के साथ बर्ताव कर रही है और किस तरीके से उनका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना लेकर आई गई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल थी, और उस समय भी बिहार जो था ज़बरदस्त तरीके से जल रहा था। यानी जो आग जो थी वो हरियाणा में होनी चाहिए थी या पंजाब में होनी चाहिए थी, इस तरीके की, उससे भयंकर आग जो थी वो बिहार में लगी हुई थी अग्निवीर योजना को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब नीतीश कुमार के साथ शामिल होती है, इसी तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होता है। और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार चूंकि छात्र राजनीति से ही निकल कर आए हैं, तो नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की घोषणा करेंगे तो उसमें नीतीश कुमार यही कहते हुए सुने जाएंगे कि भाजपा जो थी वो बिहार के युवाओं के साथ अन्याय कर रही थी। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार इस बात पर अलग हो सकते हैं बीजेपी से, और उधर जिस तरह से कांग्रेस ने भी अब नीतीश कुमार के लिए कल इशारा वो दे ही दिया। शकील अहमद खान का जो बयान आया था कि जो गांधीवादी हैं, और नीतीश कुमार के तो टेबल पर गांधी जी के विचार जो है वो लिखे रखे हैं, तो वो गांधीवादी हैं, ये मान रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वो गोडसेवादियों का साथ छोड़ेंगे। तो कांग्रेस ने भी दरवाजे खोले। और आज राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप थे, लेकिन अब उनका भी बोलना ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होते हुए सब देख रहे हैं, और नीतीश कुमार के साथ अब कोई बातचीत चल रही है, और उस पर आगे तय होगा कि क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। लेकिन इस सबसे सरकार पर यानी बीजेपी पर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है। और अमलेंदु जी, चुनाव का साल है बिहार में, और ऐसे में ये छात्र आंदोलन का होना, और इधर दिल्ली में भी, क्योंकि अब जैसा ये एनएसयूआई के जो अध्यक्ष उन्होंने ये लिख दिया कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर एक कॉलेज खोलिए, तो जाहिर है अब ये सावरकर बनाम कांग्रेस जो है ये मुद्दा फिर से दिल्ली में भी खड़ा होने जा रहा है, और केंद्र में है शिक्षा की बात। और उधर बिहार में भी हम यही देख रहे हैं,
आज बिहार में उदय भानु चिप जो है कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में एक मशाल रैली भी कांग्रेस निकालने जा रही है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल पप्पू यादव ही आंदोलन करवा रहे हैं, कांग्रेस भी एक विरोध में उतर रही है। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि जब छात्र बुलाएंगे तो वो उनके पास चले जाएंगे। प्रशांत किशोर अलग आमरण अनशन पे लगे हैं, उनसे बीजेपी कैसे निपटती है ये तो वही जाने। लेकिन चुनाव पर इस पूरे आंदोलन का दोनों बिहार और दिल्ली, इन दोनों पर क्या कोई बड़ा असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए समिता जी, बिल्कुल असर दिखाई पड़ता दे रहा है। सावरकर का दिल्ली से क्या वास्ता था जो सावरकर के नाम पे दिल्ली में कुछ खोला जा रहा है, और सावरकर से अगर इतना प्रेम है तो भाई 10 साल तक आपने सावरकर को लेकर कोई बातचीत नहीं की। लेकिन ये नीतीश कुमार को चिढ़ाएगा, ये सावरकर के नाम पे कॉलेज ये नीतीश कुमार को चढ़ाएगा। क्योंकि कल ही शकील अहमद खां का जो बयान था समिता जी, कि गोडसे से अलग होकर गांधीवादी अगर कोई भी है तो गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सबका स्वागत है। तो ये अब नीतीश कुमार को चढ़ाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही बिहार विधानसभा में खड़े होकर आरएसएस के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे और ये पूछा था कि आपका आज़ादी के आंदोलन के दौरान योगदान क्या है, आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। ये नीतीश कुमार ने ऑन रिकॉर्ड है बिहार विधानसभा में, नीतीश कुमार ने ये कहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सावरकर पर कॉलेज का उद्घाटन करना, मतलब शिलान्यास करना, उद्घाटन नहीं बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं है, तब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें जब तक वो बनेगा या होगा। लेकिन अगर ये है तो ये नीतीश कुमार को एक और अवसर मुहैया कराएगा और नीतीश कुमार कहते हुए पाए जाएंगे कि बताइए गांधी के देश में आप सावरकर की बात करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है जी, तो ऐसे कैसे हो सकता है जी कहकर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। लेकिन हो सकता है समिता जी इसके पीछे रणनीति ये हो कि भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि अब वो सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है, तो अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए जो काम करने अब जल्दी जल्दी कर लो, चूँकि पता नहीं कि किस रात को मोदी जी सुबह सोकर उठे मालूम पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नहीं रहे जी, पूर्ण लग गया है नाम के आगे। तो इसलिए जो है वो अब जल्दी जल्दी पे लगी हुई है पूरी सरकार, नरेंद्र मोदी भी लगे हुए हैं। तो ये अब ये जल्दी जल्दी चला चली की बेला में सब काम निपटाए जा रहे हैं समझते हैं जी। बिल्कुल, बीजेपी के लिए चला चली की बेला दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है और ऊपर से कांग्रेस की जो रैली डॉक्टर सिंह के निधन के कारण वो स्थगित हो गई थी, आज से वो फिर से शुरू होने वाली है। जय बापू जय संविधान रैली, जय भीम रैली जो आज से कांग्रेस निकालने वाली है और 26 जनवरी तक अब वो संविधान के मुद्दे पर और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को उसको लेकर बीजेपी को घेरेगी, ये कांग्रेस ने तय कर लिया है। इधर बिहार में बीजेपी घिर रही है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो इस मुद्दे से निपटे। मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो दावा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, तो कायदे से अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो कम से कम मिल जाने चाहिए थे और 20 करोड़ युवा अगर रोजगार पा लेते तो इस तरह के आंदोलन नहीं होते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि युवाओं के पास नौकरी के मौके जो है बिल्कुल ही कम हो चुके हैं, नगण्य हैं, और मोदी तो उनको पहले ही सलाह दे दी है कि आप पकौड़ा तलो, तो वो भी अपने आप में एक रोजगार है। कोई पान लगाने की सलाह दे रहा है, कोई पकौड़ा तलने की सलाह दे रहा है। ये तमाम सलाहें जो है ये आ रही हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। तो अब छात्रों को भी समझ में आ रहा है कि अब अगर वो अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो फिर उनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जैसा कि पप्पू यादव ने कहा भी कि ये केवल 1-2 छात्र ऐसा नहीं है, इसमें कई लाख छात्र हैं और उन लाखों छात्रों के साथ साथ कई करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। ये बातें जो हैं अब समझ में आ रही हैं लोगों को। तो बीजेपी की असलियत जो है वो खुलते जा रही है और ऐसे में बिहार में जो तनाव बढ़ा है उससे न केवल बिहार की सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी दबाव में नजर आ रही है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।